तो नमस्कार प्रिय भारतवासियों, पूरा मानव समाज को जय भीम, जय संविधान साहब सतनाम है। आज हमारे बीच हमारे दादाजी सतनामी समाज पूर्व जिला अध्यक्ष राम प्रसाद संभाकर जी हमारे दादाजी हैं संत समाज। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संतों महापुरुषों के विचारधारा को जानेंगे और सामाजिक बदलाव, समाज में विकास क्यों आवश्यक है और एकता संगठन रहना क्यों आवश्यक है, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे दादाजी से। तो दादाजी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बहुत बहुत स्वागत है दादाजी आपका। क्यों संगठन के बारे में बस इतना ही मैं कहूँगा, और जिसका सही संगठन है उसका हर प्रकार से चहुमुखी विकास हो रहा है। दादाजी, लोकतंत्र, भारत लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनता का शासन होता है, जनता के प्रतिनिधि चुने हुए। लेकिन आज वर्तमान परिदृश्य में जनता लोकतंत्र सफल है भारत देश में, आपके विचार? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं, और ये जो प्रश्न है ये पूर्ण रूप से राजनीति पर ही आधारित है, राजनीति पर ही लागू होता है, और उसी चश्मे से, राजनीति के चश्मे से ही हम इसको देख सकते हैं। साथियों, जैसे प्रजातंत्र जिसको कहते हैं, तो आज तो हम देख रहे हैं इस लगभग 70 साल की आज़ादी के बाद में जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान राजनीति की स्थिति है, इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो केवल अपने रोटी सेक रहे हैं। सत्ता में बैठे हैं लोलुपता से बैठे हैं। सत्ता में जो बैठे हैं वो सही मायने में भारतीय संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए लोकतंत्र अभी खतरे में है, इसीलिए अभी संविधान खतरे में है। संविधान भी इसीलिए खतरे में है कि जिस संविधान के तहत कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका के तहत में न्यायपालिका और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, तो कार्यपालिका में हम देखते हैं कि आज मोनोपोली हो गया है। साथियों, ये मोनोपोली ये हो गया है कि आज पक्ष और विपक्ष, संविधान कहता है जिस देश में जो पक्ष में बैठे हुए हैं, जो शासन में बैठे हुए हैं, उनसे भी अधिक पावरफुल जो है वो विपक्ष को होना चाहिए। विपक्ष का भी जो मांग है, विपक्ष शासन में जो बैठे हुए लोग हैं उसे, जो जिसका प्रधानमंत्री है, उन्हें जो सदन है, राज्यसभा है, विधानसभा है, लोकसभा है, इसमें जो विपक्ष की भूमिका है वो भी तो आज हम देखते हैं कि कमज़ोर नज़र आता है। लेकिन जिस तंत्र में विपक्ष अगर सही नहीं है, विपक्ष कमज़ोर है, तो वहाँ जो है मोनोपोली चलेगा। जो भी नियम कानून कायदे बनाएंगे, सही अधिकार के लिए विपक्ष नहीं लड़ेंगे, सही विकास के लिए मांग नहीं करेंगे, जनता के लोगों के मांग नहीं करेंगे, तब तक के जो शासन में बैठा है, जिसकी सरकार है, वो नहीं करते हैं। तो अभी जो का समय है, सरकार हम देख रहे हैं 2014 से लगभग हम अभी 12-13 साल देखते हैं, तो इसमें जो पूर्व में हमारे बहुत महान प्रधानमंत्री लोगों ने उस संसद में, उस विधानसभा में, उस राज्यसभा में जो काम होता था, जो कानून पारित होता था, वो अभी नहीं हो रहा है। और जिन्होंने भी शासन काल में रहे हैं, जिसके भी शासन काल में, वहाँ शिक्षा को महत्व दिया गया है, वहाँ लोगों को सिंचाई के लिए दिया गया है, लोगों को बैंकिंग सुविधा के लिए स्थापना किया गया है, और
ये जितने भी प्राइवेट जो संस्था थे उन्हें राष्ट्रीयकृत किया गया है। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं साथियों, आज शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। आज रेलवे को प्राइवेटाइजेशन बेच दिए हैं। रेलवे है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। यहाँ शिक्षा को, अब मैं वैसे राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मुझे बोलना मैंने महसूस ऐसा करता हूँ कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ कि आज हम देखते हैं कि यहाँ स्कूल जो है, जो निचले तबके के लोगों के लिए जो सरकारी स्कूल है, जो वहाँ पढ़ सकते हैं, जो फ्री में पढ़ सकते हैं, ऐसे स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ऐसे स्कूलों को बंद करके और प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं। तो हमारे जो बहुजन समाज के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिसके पास साधन नहीं है, जो दो रोटी के लिए लाले हैं, वो बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े फीस वाले, बड़े बड़े भवन वाले जो अशासकीय विद्यालय हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं कर सकते। प्राइमरी तक हम नहीं पढ़ सकते, तो हायर एजुकेशन की तो हम बात ही नहीं कर सकेंगे। फिर कंपटीशन, हमारा जड़ ही मजबूत नहीं रहेगा तो कंपटीशन कैसे करेंगे। तो साथियों, ये विडंबना की बात है कि यहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं और दारू भट्टी, दारू गलत नीति से उसको बढ़ा रहे हैं, उसको खोल रहे हैं। तो इसको शासन को सोचना चाहिए, जो शासन में बैठे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि सही लोकतंत्र कब आएगा, जब सबको समान अधिकार मिलेगा। तो साथियों, ये प्राइवेटाइजेशन से जो दबे कुचले लोग थे उसके लिए जो आरक्षण का प्रावधान था 1902 में मान्यवर हमारे छत्रपति साहू जी महाराज ने लागू किया था। भारतीय संविधान में भी है आरक्षण, ये ख़त्म होते जा रहा है। संविधान में बहुत सारे बदले जा रहे हैं साथियों। इसीलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने आंदोलन में कहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जिसकी जितने हिस्से उतनी उसकी भागीदारी। तो साथियों, ये संविधान भी कहता है, ऐसा नहीं है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। तो यही जो है हमारे लोकतंत्र है। और ये सही रूप में आज आप पूछे हैं कि आज के तारीख में वर्तमान समय में लोकतंत्र है या नहीं। तो साथियों, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। तो हम विपक्ष के लोगों को भी आगे आना चाहिए, नागरिकों को भी आगे आना चाहिए और नागरिकों को अपना अधिकार और कर्तव्य संविधान से मिलेगा। और संविधान आज घर घर में होना चाहिए। और संविधान की जब तक हमें जानकारी नहीं होगा तब तक के हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। दादाजी, हमारे समाज की, मानव समाज की माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं भारत देश की, उनको जागरूक होना क्यों आवश्यक है जो संतों महापुरुषों के विचारों से? देखिए, हमारे भारत में आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है, माताओं की है। तो ऐसे आधी आबादी में उनका तो हर क्षेत्र में आधा हिस्सा होना चाहिए। अब आधा हिस्सा होना चाहिए तो आज हम देखते हैं कि इतने आंदोलन करने के बाद में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है बोलते हैं, लेकिन ये व्यवहारिक में नज़र नहीं आता है। चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे धार्मिक संगठन हो, तो जिनको मौका मिला वो नारी शक्ति को भी हम याद करें, जिन्होंने इस समाज में अपने हिस्सेदारी, मिनी माता है, हाँ, अपने इसमें किए हैं। जैसे सावित्रीबाई फुले हैं और फातिमा शेख, उनके पहले संत कर्म माता, जिनका यही था कि कर्म प्रधान है हमारा, कर्म प्रधान हमारा है, ये उसका सिद्धांत है। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें भी संत बता दिए, संत को भक्त बता दिए। भक्त
की श्रेणी में ला दिए, उन्हें भक्त के नाम से जानने लगे हैं। भक्त माता कर्मा कहते हैं, लेकिन वो संत माता कर्मा थी जिन्होंने मानवता के लिए लड़ी, जिन्होंने एकता के लिए लड़ी, जिन्होंने संगठन और समाज के लिए लड़ी, जिन्होंने रूढ़िवादों के लिए लड़ी। ऐसे जिनका सिद्धांत आज भी माने तो बहुत अच्छा है, उन्हें संत से भक्त बना दिए। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अवंती बाई और लोधी बाई, जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ करके वो वीर गति को प्राप्त हुई, ऐसे हमारे भी समाज के महिलाएं आज हम देखते हैं कि जिसके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, जो फूलन देवी वर्तमान में हम जिसे फूलन देवी, जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ और उन्होंने ये अन्याय अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने जंगल को रुख कर गए, कलम के बजाय उन्होंने कारतूस उठा लिए, बंदूक उठा लिए और उन्होंने अपना बदला लिया। ऐसे हमारे महिलाएं हैं जिन्होंने, आज हम देखते हैं कि देश में यदि शिक्षा नहीं होता, महिलाओं को बराबर अधिकार नहीं दिए होते, तो इंदिरा गांधी, माननीय इंदिरा गांधी महोदय प्रधानमंत्री बनी। तो हमें आज अपने नारी शक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। हम जब भी कहीं जाते हैं तो अपने लोगों को भी, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपनी माता को भी घर में बताएं और उन्हें जागृत करें। यदि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नौकरी कर रहा है, उसका जागृत होने और एक परिवार में एक महिला के जागृत होने में वो पूरा परिवार जागृत हो जाती है। जैसे महिलाएं, माता ही घर में सब कुछ है, अपने बच्चे को वही प्राथमिक टीचर है, बच्चे का प्राथमिक टीचर महिला है। और महिला यदि, जैसे अभी हमारे मिशन वाले कुछ लोग कहते हैं कि एक पुरुष एक पिता के जो शराबी होने से, एक पिता यदि शराबी होगा, मवाली होगा, जुआड़ी होगा, तो वो स्वयं नाश की ओर चला जाएगा। लेकिन यदि उस परिवार में महिला अच्छा जागृत हो जाए, अंधभक्त से दूर रहे, रूढ़िवाद से दूर रहे, मानवतावादी को माने, तो वो ज़्यादा उससे जिम्मेदारी है, वो विकास करेगी, वो सबका विकास करेगी। तो साथियों, महिलाओं का भागीदारी निश्चित रूप से होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारी महिलाएं जो है एवरेस्ट में, हिमालय में वो फतह कर रही हैं, आज हवाई जहाज़ चला रही हैं, लड़ रही हैं। अभी पाकिस्तान भारत का लड़ाई हुआ जिसमें हमारी नारी महिला शक्ति, महिला ने ही वहाँ पर उन्हें परास्त करके आ गई। तो इस प्रकार से हमारे आज IPS IAS महिलाएं भी बन रही है। और जब तक के हम तबके के लोग, छोटे तबके के लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिसे दबाया गया है, जो जातिवाद के शिकार हैं, ऐसे लोगों के बीच में झुग्गी झोपड़ियों में जा कर के हमें महिलाओं को भी समझाना पड़ेगा, ताकि महिलाएं भी अपने हक अधिकार को बराबर ले कर के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर के चलेंगे। ये हमारी पुरुषों की गलती है कि हम उन्हें आज भी दबाए रखना चाहते हैं, उन्हें अपने घर के डेहरी तक रखना चाहते हैं, उन्हें हम स्वतंत्र नहीं करना चाहते हैं। तो ये अपने ऊपर भी हम लागू करते हैं कि हम अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार के, अपने जाति के महिलाओं को भी हम आगे लाएं, तभी सर्वांगीण विकास इस मानव समाज का और इस देश का भला होगा। दादाजी, जो अविभाजित मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सांसद ममता मिनी माता थी, तो वो राजनीतिक रूप से सांसद थी और उस समय महिला होकर पूरे भारत देश में हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो उनके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? मानव समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किए। विशेषकर हमारे
जो महिला शक्ति के जो बोल रहे हैं आप, ममतामयी मिनी माता, जिन्होंने मानवता के लिए पूरे जीवन को त्याग कर दिए, पूरे जीवन को त्याग कर दिए। और यहाँ छत्तीसगढ़ में जिस समय मध्य प्रदेश था, अकाल वगैरह पड़ा, तो कुछ परिवार जो है असम में जा कर के बस गए, असम में जा कर के काम किए, और वहीं असम में ही ममतामयी मिनी माता का जन्म हुआ। ममतामयी मिनी माता का जन्म हुआ। उन्होंने वहाँ उनको शिक्षा प्राप्त किए, और शिक्षा प्राप्त करके हमारे सतनामी समाज के जिसको हम सब कुछ मानते हैं, गुरु घासीदास बाबा के जो संतान हैं, गुरु घासीदास बाबा की जो पीढ़ी है, वहाँ उनका विवाह होता है। और जब वहाँ विवाह हुआ तो उसमें चहुमुखी प्रतिभा के धनी थी ममतामयी मिनी माता। उन्होंने जब उनको अवसर मिला राजनीति में, और राजनीति में जब उन्होंने सांसद बन के लोकसभा में जब उन्हें जाने का मौका मिला, संसद में जाने का मौका मिला, तो उन्होंने नारी जातियों के लिए ही नहीं, संपूर्ण समाज के लिए उन्होंने बहुत सारी मांग को रखा, जिसमें सिंचाई के लिए परियोजनाएं, उसमें भी उन्होंने प्रस्ताव रखे। उन्होंने महिलाओं के भेदभाव के लिए भी उन्होंने प्रस्ताव रखे, और छुआछूत के लिए भी उन्होंने संसद में पास किए। उन्होंने सामाजिक रूप से समाज के बीच में जा कर के उन्होंने 8वां का सिद्धांत जो शुरू से चला आ रहा है, उसे भी उन्होंने जा कर के इसको संगठन बनाए, 8वां 9वां, इस जिसको कहते हैं कि समाज में जा कर के उन्होंने बहुत सारा ये किए, और उस विकास हुआ। मिनी माता ने लड़ जाती थी। आज हम उनके याद में उनके कृतित्व को, उनके कार्यों को हम भूल जाते हैं। उन्होंने शिक्षा के लिए भी आगे आई, और रायपुर के गुढ़ियारी मोहल्ले में, गुढ़ियारी जिसको कहते हैं, उस मोहल्ले में उन्होंने हॉस्टल खुलवाए, छात्रावास खुलवाए। उस छात्रावास का देख रेख करती थी, वहाँ बच्चों को एडमिशन दिलाए, वहाँ पर वो संस्था का मतलब संचालित किए, जहाँ वो अनाज के साथ साथ पुस्तक, कापी और लोगों को उन्होंने पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान दिए, जिसमें से निकल करके डॉक्टर, वकील और इंजीनियर बने हैं। ये उनका कार्य था, उनका कृतित्व था। तो ऐसे समाज में ममतामयी इसलिए कहा जाता है कि वो सांसद रहते हुए वो अपने आप को ऐसा नहीं समझती थी कि मैं बहुत बड़ा ये बन गई हूँ, मैं अधिकारी बन गई हूँ, तो मैं उसके घर नहीं जाऊँगी। उन्होंने साथ चल करके, लोगों के साथ चल करके उन्होंने बताने का काम किए, और इसमें बहुत सारे लोगों ने भी इस संस्था से जुड़ते गए, उनके संस्था बनाए हुए संस्था से जुड़ते गए। और आज हम देखते हैं कि उनके संगठन आगे बढ़ने के बजाय हमारे महिलाओं के द्वारा आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे समाज की महिलाएं हैं जिन्होंने ममतामयी मिनी माता के आदर्श को एक संगठन के रूप में ला करके आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारे राज्य स्तर के भी संगठन हैं और राष्ट्रीय स्तर के भी संगठन हैं। तो ऐसे हमारी ममतामयी मिनी माता को अब हम आज इस महीना में, आज ये जो अगस्त का माह है, इस 15 अगस्त को हमें उनके पुण्यतिथि पर उन्हें सही श्रद्धांजलि 11 अगस्त को हम, और आज के तारीख है 10, और 11 तारीख को हम ममतामयी मिनी माता
के पुण्यतिथि पर जा कर के हम सब उनके बताए हुए रास्ते को, बताए हुए नीति को, बताए हुए रास्ते पे चलकर हम निश्चित रूप से समाज की सेवा कर सकते हैं। और साथियों, इस बीच मेरे से कुछ भी त्रुटि वगैरह हुई होगी तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और हमारे दादाजी, हमारे सतनामी समाज धमतरी ग्रामीण के अध्यक्ष सर दिनेश्वर बंजारे हैं। तो सर का जब इंटरव्यू ले रहा था तो आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आपके जो विचार है, आपके जो व्यक्तित्व से प्रभावित हुए आपके जो भाषण से, तब उनका भी विचारधारा बदला। संतों महापुरुषों के विचारधारा को जानने सुनने का प्रयास किया। तो आपको कैसा महसूस होता है कि आपके जो विचार को सुनकर कोई व्यक्ति संत महापुरुष के विचारधारा में आता है, मूवमेंट को आगे बढ़ाता है? बहुत अच्छी बात है कि कुछ हमारे साथी जो लोग हैं वो समाज के कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मैं भी किसी दूसरे के द्वारा संपर्क में आकर के ज्ञान अर्जन किया, काम किया, तो उसी प्रकार से जिस समय हमारा मूवमेंट चल रहा था तो मान्यवर कांसीराम साहब ये कहते थे कि यहाँ पर मैं कांसीराम हूँ, मैं मूवमेंट चला रहा हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं अन्याय के लिए लड़ रहा हूँ, तो यहाँ भी एक कांसीराम साहब से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ हजारों लाखों कांसीराम पैदा होना चाहिए। तो साथियों, उनका कथन मेरे दिल में लगा और मैं भी हमारे साथियों को ये देखना चाहता हूँ कि वो मेरे से भी ज़्यादा ज्ञानवान हो, मेरे से ज़्यादा वो लोगों को जोड़ सके, मेरे से ज़्यादा वो लोगों के बीच में जा कर के समस्या को हल करने का प्रयास करें। तो ये जो बातें हैं बहुत मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे कुछ अपने आदर्श से मानते हैं। मैं उस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, उस लायक बनाने के लिए हम सबको मिल कर के प्रयास करना पड़ेगा। और साथियों, इस कहावत को कि तथागत भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अपदीपो भव, अपने आप ज्ञानवान बनो, अपने आप बुद्धिमान बनो, अपने आप जो है दीपमान बनो। तो यही है। उन्हें धन्यवाद दिनेश्वर बंजारे जी को, और आगे बढ़े उसी प्रकार से हमारे और अन्य साथी भी आगे बढ़े और हम अपने इतिहास को याद रखते हुए हमारे द्वारा, हमारे समाज के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें हम ना भूलें, जीवन भर ना भूलें। और इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हमें अनेकों हमारे कैडर तैयार करना है। अनेकों कैडर जब तैयार हो जाएंगे तभी हम संगठित होंगे, और संगठित होंगे तो शिक्षा से ही संगठन होगा, और संगठन से जब हो जाएगा तो हम संघर्ष भी करेंगे अपने अधिकार के लिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कोटेशन, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। साथियों, यही हमारा जो परम श्रद्धेय के प्रातः वंदनीय विद्वानों के विद्वान, भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार और उनके आदेश निर्देश का पालन करते हुए, दादाजी, जो पूरा मानव समाज है, भाईचारा के साथ जो सर्व समाज है, साहू समाज है, पटेल समाज है, और जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में भारत देश में, उन सब व्यक्तियों को, भाइयों बहनों को एकता सुनता साथ संगठित रहकर संतों महापुरुषों के विचारधारा में चलकर हम कैसे एक सुंदर भारत के निर्माण, बेहतर भविष्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं, अपना अंतिम संदेश मानव समाज को दीजिए। साथियों, हमारा भारत जो है एक समय स्वर्ण युग कहलाते थे, और उस युग में बौद्धमय हो गए थे। भारत एक
प्रबुद्ध भारत कहलाता था, बौद्धमय भारत कहलाता था। तो हमें आज अपने संतों गुरुओं महापुरुषों के द्वारा चलाए गए आंदोलनों को आगे बढ़ाते हुए इस देश को हमें जो है प्रबुद्ध भारत बनाना है। ये प्रबुद्ध भारत तभी बनेगा जब हम अपने संतों गुरुओं महापुरुषों के विचारों को नीतिगत रूप से, शांतिपूर्ण रूप से, संविधान के दायरे में रह करके हम इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे, तभी हम अपने सही उद्देश्यों को, सही लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। और लक्ष्य ही है कि संपूर्ण मानव जो है वो अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, शिक्षित रहे, किसी प्रकार का दुख न रहे, किसी प्रकार का एक दूसरे पर अन्याय अत्याचार ना हो। तो साथियों, आपने ये जो कहा कि हमें अब कैसे भारत कैसे होगा रचना इसकी, तो यही है कि हमें सही रूप में एक दूसरे के दुख दर्द में साथ होकर के, जैसे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात किए, आज हमारे जो सब बहन माननीय कुमारी मायावती जी ने जो एक कोटेशन दिए हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो आज आप जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, निश्चित रूप से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात जब तक लागू नहीं होगा तब तक हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व नहीं आएगी। और आपने अच्छा कहा कि हमें बहुजन से सर्वजन को भी लेना है। तो हमारे इस बहुजन में समदुखी लोगों को एक साथ ले करके जब आगे बढ़ेंगे तभी हम आगे आएंगे। और आपने मुझे आपके इस चैनल के माध्यम से बोलने का अवसर दिए और बहुत सारगर्भित आपका जो प्रश्न रहा बहुत अच्छा रहा। आपका प्रश्न व्यक्ति विशेष, संगठन विशेष ना होकर के सर्व जन के लिए रहा। तो मैंने प्रयास किया कि आपके प्रश्नों का उत्तर दूं और समाज मुझे इस अवसर पर सुने, और यदि किसी प्रकार का त्रुटि हो, गलती हो तो मुझे क्षमा भी करें और आगे मुझे सलाह भी दें, मुझे आगे काम करने का प्रेरणा दें, मुझे सहयोग करें। यही कहते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय छत्तीसगढ़। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी को। आज हमारे बीच हमारे दादाजी राम प्रसाद संभाकर जी, जो कि सतनामी समाज अध्यक्ष पूर्व रह चुके हैं धमतरी के। दादाजी ने बहुत ही अच्छे संतों महापुरुषों गुरुओं के भारतीय संविधान के मानवतावादी विचारधारा को, मानव समाज को हमारे बीच बताया और हम भाईचारे के साथ, एकता के साथ खुशहाल ज़िंदगी जीते हुए अपनी ज़िंदगी जिए। इस तरह से हमें प्रेरित किया अपने विचारों से। तो दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सभी संतों महापुरुषों के विचारों में चले। जय भीम, जय सतनाम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।